फिर हम देखते हैं एलिना तलवार को देखती है। वह कहती है क्या ये नहीं हो सकता। यूरिडेन एलिना से कहता है यह वह तलवार है जो मैंने तुम्हें दी थी। मैंने कुछ बदलाव किए हैं, इसे पकड़ने की कोशिश करो। एलिना उस तलवार को देखती है और उसे उठाती है। फिर इतनी तेज रोशनी होती है, वह तलवार को लेकर वहीं बैठ जाती है। वह रोने लगती है। यूरिडेन कहता है ध्यान से देखो, आपके हाथ में कुछ भी गलत नहीं है। वह तलवार को पकड़ती है और उठाती है। कहती है आपने क्या किया? मेरा हाथ, मेरी बाह, ऐसा लग रहा है जैसे उनमें आग लगी हो और वो काँप रही होती है। यूरिडेन एलिना को 2 उंगली दिखाते हुए कहता है आप जैसे कमजोर इंसान को ताकतवर बनाने के लिए 2 ही तरीके हैं, या तो आपको एक आधे दानों में बदल दे या आपको कोई शक्तिशाली हथियार दे दे। लेकिन क्लियोरा के आशीर्वाद के कारण मुझे आपके शरीर के साथ छेड़छाड़ करने से मना किया गया है। इसका मतलब है कि आपको उस हथियार को चलाना सीखना होगा। और एलिना के पास आके कहते हैं समझ गए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप हार जाएंगे। एलिना कहती है मैं हार जाऊंगी? मैं एलिना कालनी, मैं उस अंजाम को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और वो उठने लगती है। यूरिडेन देखता है और फिर मुस्कुराता है। एलिना तलवार को पकड़े हुए खड़ी रहती है। वो सोचती है मैं अपनी बाह को मुश्किल से महसूस कर पा रही हूँ और मुझे भी चक्कर आ रहे हैं, लेकिन मैं हार नहीं सकती। और उसके हाथ से तलवार गिर जाता है। यूरिडेन उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहता है बहुत अच्छा, आज के लिए इतना काफ़ी है, थोड़ा आराम करो। बस इतना जान लो, इसके लिए आपको जो कीमत चुकानी होगी वो आप खुद हैं। यूरिडेन एलिना का तलवारबाजी सिखाने के बदले में खुद एलिना को ही अपने लिए मांगता है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं सेक्टा किताब पढ़ने जा रही होती है। फिर वो सोचने लगती है। वो डेनियला को रोक रही होती है। डेनियला उससे कहती है मेरा पीछा करना बंद करो, आप लोग कभी नहीं समझ पाएंगे कि मैं कैसा महसूस करती हूँ। और वो उदास होकर वहीं बैठ जाती है। वो सोचती है इतने समय में इतना कुछ घट गया, अगर कुछ और गलत हुआ तो मेरा शरीर जरूर फट जाएगा। वो सोचती है मुझे अपनी कढ़ाई के सामान लाना चाहिए थे, इससे मेरा ध्यान इन चीज़ों से हट जाता। फिर वो एरोडे के बारे में सोचती है। जब उन्होंने कहा आप बहुत अच्छी हैं, यह एक बहुत छोटी सी तारीफ थी और फिर भी मैं इससे बहुत खुश हूँ। वो सोच ही रही होती है तभी पीछे से एरोडे चिल्लाते हुए कहता है आई एम कमिंग, और सेकरा के सामने एक बर्तन लाते हुए कहता है ओह मैं तो भूल ही गया था, यह हमारे लिए जरूरी नहीं है। फिर सेकरा के सामने वो खाना रखते हुए कहता है लेकिन आप सभी को खाना तो खाना ही होगा, डिनर परोस दिया गया है। फिर सेकरा को याद आता है मुझे अभी एहसास हुआ कि मैंने खाना नहीं खाया है। फिर वो कहते हैं यह बहुत अच्छा लग रहा है। एरोडे सेकरा को देख रहा होता है। सेकरा एरोडे के कहती है माफ करे, यह अजीब लगता है। एरोडे कहता ओह मेरी परवाह मत करो, आगे बढ़ो और खाओ। सेकरा कहती है मैं इस तरह नहीं खा सकती। फिर वह पूरा निवाला अपने मुंह में डालकर नम नम करके खाने लगती है। उधर एरोडे कह रहा होता है क्या बस इतना ही खाने वाली है? सेकरा कहती है मैं बाकी काम बाद में कर लूंगी, मैं अब और नहीं खा सकती। फिर वो एरोडे से कहती है क्या मुझे आपसे एक सवाल पूछने की इजाज़त है? एरोडे कहता वो कहती है क्या किसी डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करना नामुमकिन होगा? एरोडे चुप हो जाता है। फिर वह उसे बताता है सच में इसे खत्म करने का कोई कारण नहीं होगा। जैसा कि आप पहले से ही जानती होंगी, डीमन सिर्फ इंसानों से ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अगर शर्तों को पूरा करना नामुमकिन होता है तो हम पहले ही सिग्नेचर नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि सेवा समाप्ति असंभव है, बल्कि यह कि यह पहली जगह से जरूरी नहीं है। सेकरा कहती अच्छा ऐसा है। एरोडे कहता है मैंने यूरी से सुना है यह तुम्हारे दोस्त की वजह से है ना? फिर एरोडे कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट, यह मुझे उस इंसान की याद दिलाता है जिसे मैं कभी जानता था। फिर वो सेकरा को बताता है वह इंसान अनोखा और टैलेंटेड था और उन्होंने मुझे रोइडविन और यूरिडियन को सरासर बोरियत से बाहर लाने के लिए बुलाया। सेकरा कहती है क्या उन्होंने पाताल लोक के ऊपर 3 डिमनों को इसलिए बुलाया क्योंकि वो बोर हो गए थे? एरोडे कहता है यह सही है। मुझे लगता है कि यह लगभग 100 साल पहले की बात है जब पहली बार किसी ने एक ही समय में 3 डिमनों को बुलाया था। हमारे पिछले राजा को यह बात बहुत आकर्षित करती थी, इसने उसे आपकी दुनिया में जाकर इंसान से मिलने के लिए प्रेरित किया। सेकरा चिल्लाने लगती है। वो कहती है डेमन राजा हमारी दुनिया में सिर्फ 100 साल पहले ही प्रकट हुए थे। वह खास इंसान कितना शक्तिशाली था। फिर एरोडे कहता है खैर इंसान ने उसी समय राजा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिया और पाताल लोक में आ गई। सेकरा कहती है वे अपनी मर्जी से पाताल लोक में आई, कोई भी इंसान ऐसा क्यों करेगा? फिर सेकरा पूछती है तो वह इंसान अब कहाँ है? एरोडे सेकरा से कहता है वो लगभग 20 साल पहले ही मर गए, हमारे वर्तमान राजा के हाथों, पिछले राजा के साथ। सेकरा चुप रहती है। एरोडे कहता ओह ये सही है, इस कहानी को केवल चुनिंदा लोग ही जानते हैं। फिर वह सेकरा से कहता है अगर यह बात लीक हो गई तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, तो चलिए इसे अपना छोटा सा सीक्रेट ही रहने दें। सेकरा कहती है सीक्रेट?
सीक्रेट, यह शब्द मेरे कानों को इतना मीठा क्यों लगता है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं रुपया कहती है क्या सुबह हो चुकी है। वह जमाई लेते हुए उठती है, कहती है मुझे ज्यादा नींद नहीं आई। एलिना ने अपनी शक्तियाँ एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से प्राप्त कर ली है। वह अपना मुंह धोते हुए सोचती है, लेकिन सेकिरा क्या करेगी। शायद वो अपनी जादुई काबिलियत के कारण किसी तरह प्रबंध करने में काबिल हो जाएगी। जहाँ तक मेरा सवाल है। फिर वो चुप हो जाते हैं। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं एरोडे कहता है मैं ही क्यों। रुपया कहती है वेल, आप यहाँ सबसे ज्यादा बातूनी लगते हैं, तो मैंने सोचा कि आप मुझे बता सकते हैं। फिर एरोडे हंसने लगता है। वह कहता है अगर ऐसा होता भी तो आप मुझे क्यों बताते। अधिकांश लोग इस बारे में इतना साफ नहीं होंगे। रुपया कहते हैं मैंने सोचा था कि अगर मैं इसके बारे में खुलकर बताऊं तो आपको अधिक मजा आएगा। फिर एरोडे कहता है जैसा कि मैंने सोचा था कि आप सचमुच एक बहुत ही दिलचस्प छोटे इंसान हैं। वेल, क्या आप मौलिक आत्माओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? और मुझे लगता है कि आप इस जानकारी के लिए कीमत चुकाने को तैयार हैं। मैं जरूर इसका इंतजार कर रहा हूँ। और रुपया से कहता है वह निकलेस। रुपया कहते हैं मैं तुम्हें यह नहीं दे सकती, यह एक गिफ्ट था। एरोडे कहता हाँ मुझे पता है, यह एडलर से है ना। रुपया कहती है तुम्हें कैसे पता चला। फिर एरोडे कहता है कि आपके पास दूसरा नहीं है। उसकी ऊर्जा ज्यादा नहीं है लेकिन मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। फिर रुपया रोने लगती है। वो कहती है ओह लेकिन मेरी माँ ने मुझे यह दिया है, प्लीज इसे न ले। फिर एरोडे कहता है यह ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास आत्माओं के बारे में आपको बताने के लिए सच में बहुत कुछ है। रुपया कहती है क्या क्या तुम इतने समय से मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। एरोडे मुस्कुराते हुए कहता है मुझे खत्म कर दो। फिर वह कहता है एक व्यक्ति ऐसा है जो ठीक से एक मौलिक आत्मा को बुलाने में कामयाब रहा। मुझे यकीन है कि आप उन्हें पहले से ही जानते होंगे। पाताल लोक में सिर्फ वही ऐसा करने में सक्षम होगा। रुपया कहती है कौन है भाई। एरोडे कहता है यह हमारे किंग एडिथ है, महामहिम। फिर रुपया के कंधे पर हाथ रखकर कहता है यहाँ उनके पास करने के लिए बहुत कम काम है, इसलिए मुझे यकीन है कि आपके सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास पूरा समय होगा। आपको खुद उनसे पूछने की कोशिश करनी चाहिए। रुपया सोचने लगती है। फिर हम देखते हैं एडिथ अपने सिंहासन पर बैठा होता है। एल्क उससे कुछ कह रहा होता है। फिर एडिथ उठ के जाने लगता है। वो दरवाजा खोलता है। फिर वो अपने कमरे में रुपया को देखता है। वो देखता है कि रुपया सो रही है। वो रुपया को देखकर मुस्कुराता है। फिर वो रुपया से कहता है हे वेकअप हे। रुपया अपना एक आँख खोल के उसे देखती है। फिर एडिथ उसके पास बैठा होता है। रुपया चौंक जाती है। वह कहती है आप कब आए। एडिथ कहता है यह मेरा कमरा है। रुपया कहती है खैर मुझे यह पता है। वो वहाँ से हटती है। एडिथ उसका हाथ पकड़ लेता है। वो रुपया से कहता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए था। रुपया कहती है ओह हाँ। वो एडिथ से कहती है मैं सीखना चाहती हूँ कि मौलिक आत्मा के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाए। एडिथ कहता है अच्छा एक आत्मा। फिर रुपया चहकते हुए कहती है ओह मुझे पता है कि क्लियोरा के आशीर्वाद का उपयोग करना सबसे तेज समाधान होगा, लेकिन मैं भी वो सब करना चाहती हूँ जो मैं कर सकती हूँ। एडिथ रुपया के बालों को सहलाता है और कहता है आपके लिए यह मुमकिन हो सकता है। रुपया खुश होकर कहती है क्या आप सच में ऐसा सोचते हैं। एडिथ कहता है हाँ यह बहुत आसान है सच में। और वो रुपया को अपने पास बैठा लेता है और रुपया से कहता है आप उस जगह पर जाए जहाँ वे रहते हैं और उन्हें अपने बस में कर ले। रुपया कहती है क्या यही एक रास्ता है। एडिथ उसका हाथ पकड़ रहा होता है। रुपया सोचती है वो मेरे बहुत करीब है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जल रही हूँ। मेरे सिर में इतना सारा खून दौड़ रहा है कि मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। एडिथ कहता है हाँ मुझे कोई और रास्ता नहीं मालूम। वो रुपया का होठ को छूता है और कहता है यह आपका आखिरी मौका है मुझसे दूर भागने के लिए। और वो रुपया के करीब आता है। फिर वो रुपया को किस करने लगता है। रुपया कहती है किंग एडिथ। वो उसके नेक पे किस करता है। रुपया ब्लश कर रही होती है। फिर एडिथ उसके कॉलर के फीतों को खोलने लगता है। फिर रुपया को झटका लगता है। वह उसे दूर धक्का देते हुए कहती है मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। फिर रुपया वहाँ से भाग जाती है। एडिथ उसे देखता है। वो खामोश रहता है। रुपया हाँफ रही होती है और ब्लश कर रही होती है और एक जगह आके बैठ जाती है। वह कहती है उसने मुझे बहुत हैरान कर दिया। अभी अभी क्या हुआ था, मैं क्या सोच रही थी। इससे भी जरूरी बात, उसे वो पल याद आने लगता है जब ये सब हो रहा था। वो सोचती है क्या मैं ये बस करना चाहती थी। क्या मैं खुश हूँ कि ऐसा हो रहा है। और उसे सर मार रही होती है। वो कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इससे भी अधिक की उम्मीद कर रही थी। तभी सेकिरा वहाँ आ जाती है। वो चिल्लाती है रुपया। रुपया कहती है सेकिरा। फिर सेकिरा रुपया से कहती है कि आप ठीक हैं, कि आप फिर बीमार पड़ गई हैं। रुपया हंसते हुए कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। सेकिरा कहती है बकवास बंद करो, तुम्हारा चेहरा पूरी तरह लाल हो गया है। मैं आपको अपने कमरे तक छोड़ने में मदद करूंगी। रुपया सोच रही होती है मैंने घर वापस जाने का इरादा पूरी तरह से नहीं छोड़ा है, शायद एक दिन जरूर
मेरे मन में आशा की उन धुंधली फुसफुसाहटों के साथ मैंने हमेशा सोचा कि मैं हर मुमकिन लंबे समय तक यहाँ जिंदा रहने की कोशिश करूंगी। उधर सेकरा कह रही होती, ठीक है मैं अब जा रही हूँ, आज रात गर्म रहने की कोशिश करना। फिर सेकरा चली जाती है। रुपया सोच ही रही होती है, मुझे पूरा यकीन नहीं है कि मैं क्या करूँगी अगर मैं इस जगह से जुड़ने लगूँ। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं खाने की मेज लगी रहती है। रुपया उन्हें देखती है और कहती है, यह कितना डिलीशियस है। सेकिरा, एलिना और डेनियला उसे देख रही होती है। रुपया कहती है, क्या इन कठपुतलियों ने सचमुच ऐसा किया है? वे काफ़ी टैलेंटेड है। एल कहता है, क्या तुम मूर्ख हो? मैं ही कठपुतलियों को नियंत्रित करता हूँ, मैं ही टैलेंटेड हूँ। रुपया कहती है, ओह मुझे माफ़ करें। फिर वो सोचती है, वाह उसका मुंह तो कितना गंदा है। तभी एल्क रुपया के गले में वो नेकलेस देखता है। वो कहता है, वह नेकलेस? रुपया कहती है, ओह एडलस ने मुझे यह दिया है। रुपया बताती है, लॉर्ड एरोडेवी इसके बारे में बेचैन थे, क्या आप इसे करीब से देखना चाहेंगे? एल्क कहता है, नहीं भूल जाओ, मैं बिल्कुल भी बेचैन नहीं हूँ। फिर वो सोचता है, एडलस हमेशा वो पेंडेंट पहनता था, वह इसे किसी नीच मनुष्य को कैसे देगा? वैसे भी मैंने इस बेचारे मनुष्यों के लिए अच्छा भोजन तैयार नहीं किया था। महामहिम और बाकी सभी लोग कहते हैं कि वे रात का भोजन नहीं करेंगे। और तभी एरोडे यहाँ आकर मुझसे कहता है कि इंसानों के लिए भोज तैयार कराओ। तभी रुपया कहती है, ओह डिलीशियस भोजन कराने के लिए शुक्रिया। एल्क कहता है, खैर कम से कम आपने इन सब का आनंद लिया। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर डेनियला कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ऐसा कहने की हिम्मत की। रुपया कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो बस उसे शुक्रिया कह रही थी। डेनियला कहती है, आप पागल हो गई हो, ऐसे डेमन को शुक्रिया कह रही हो? रुपया कहती है, क्या किसी के आओ भगत के लिए उससे शुक्रिया ना कहना बेहूदगी नहीं होगी? डेनियला कहती है, और किसने उसकी आतिथ्य की मांग की? रुपया कहती है, जो भी हो, मैं तो बस अपनी मन की आवाज़ सुन रही हूँ। डेनियला चिढ़ जाती है। फिर रुपया कहती है, लेकिन एक बात जरूर है, इस तरह अपने गौरव की रक्षा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। डेनियला गुस्से से कहती है, तुम सच में अपने काम से काम रखो। फिर हम देखते हैं सेकिरा और एलिना रुपया से कह रही होती है। सेकिरा कहती है, रुपया तुम डेनियला के साथ इस तरह झगड़ा क्यों करती रहती हो? एलिना कहती है, वो सही कह रही है, तुम उसे क्यों उकसाती रहती हो? रुपया उन्हें बताती है, ऐसा लगता है कि डेनियला मुझसे उतनी ही नफरत करती है जितनी वह डिमनों से करती है। मैंने सोचा कि मैं उसे डिमनों की शक्तियाँ उधार लेने के लिए प्रोत्साहित करूंगी ताकि वो मेरे साथ रहे। सेकिरा कहती है, आपका मतलब है कि आप उसे जानबूझकर उकसा रही थी? रुपया कहती है, मैं बस यही चाहती हूँ कि वह किसी न किसी तरह से और मजबूत हो जाए। मैं चाहती हूँ कि वह खुद अपना चुनाव करे। मैं नहीं चाहती कि वह हिचकिचाए जब मौका खुद सामने हो। फिर रुपया कुछ सोचती है, कोई हिचकिचाहट नहीं है ना, मुझे लगता है मुझे अपनी ही सलाह माननी चाहिए। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं, रुपया सोने जा रही होती है। वो अपना नेकलेस निकालती है और उसे देखकर उसे याद आता है जो एरोडे ने उससे कहा था कि आपके पास दूसरा नहीं है, कि ऊर्जा कम है, लेकिन मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। रुपया सोचती है, वो कहती है, मैंने सोचा था कि यह एक आम हार है, लेकिन हो सकता है कि इसमें जो दिख रहा है उससे कहीं अधिक हो। फिर वो कहती है, माँ। फिर वो अपने नेकलेस को वहीं मेज पे रख के सो जाती है। फिर पीछे से कोई दरवाजा खोलता है। फिर रुपया के ऊपर एक परछाई दिखाई देती है। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं, डेनियला खड़ी होती है। उसे रुपया की बातें याद आती है, जो बातें रुपया ने उससे कही थी। बिना शक्ति के हम निश्चित रूप से यहाँ गुलामों से अधिक कुछ नहीं है। मैं तो बस अपने मन की आवाज़ सुन रही हूँ। और वो रुपया को हंसते हुए देखती है। फिर वो कहती है, वो घमंडी लड़की, वो ऐसे बोलती है जैसे उसने जो कुछ भी हासिल किया है वो सब अपने दम पर हासिल किया है। सच तो यह है कि वो अपने परिवार के बिना कुछ भी नहीं होती। मानो यह काफ़ी नहीं था कि मेरे मंगेतर को खोने के बाद हर किसी ने मुझे मुरझाया हुआ फूल कहकर मेरा मजाक उड़ाया। अब मुझे अपना यकीन छोड़कर उस डीमन अधिपति का अनुसरण करना होगा। और वो गुस्से में होती है। वो कहती है, मुझे और कितना अपमान सहना पड़ेगा। तभी उसे कोई पीछे से कहता है, लेडी डेनियला। वो मुड़कर कहती है, ओह आइरेल, तुम वापस आ गई। क्या तुम वो लाए जो मैंने मांगा था? वो कहती है, यस, और उसे वो नेकलेस देती है। डेनियला सोचती है, ओह यह उससे अलग दिखता है जिसे मैंने पहले डिनर पर देखा था। आइरिल डरी हुई होती है। वह कहती है, क्या आपको यकीन है कि हम ये कर सकते हैं? आखिरकार वो राजा की है। क्या होगा अगर हम महामहिम का गुस्सा और भड़का दें? डेनियला कहती है, कोई बात नहीं, वह हमें वैसे भी नहीं मार सकते। डेनियला कहती है, मैं उसके चेहरे पर दिख रही खुशी को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। जब उसे एहसास होता है कि उसने यह खो दिया है। वो नेकलेस अपने हाथ में लेती है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि इसे छिपाने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए। हमें इसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ वो इसे कभी ना पा सके, कहीं उसकी पहुँच से बाहर। क्या आप किसी अच्छी जगह के बारे में सोच सकती है आयरलैंड? आयरिल खामोश रहती है। आयरिल कहती है,
अगर आप जोर देते हैं तो इस महल के पीछे वाली झील के बारे में आपका क्या ख्याल है? यह एक बहुत गहरी झील है और हालांकि पानी इतना साफ है कि तल दिखाई देता है। जब बारिश होती है तो यह बहुत कीचड़ हो जाता है, इसलिए वो इसमें झूठ नहीं पाएगी। डेनियला कहती है, क्या होगा अगर बारिश नहीं हुई? एरिल कहती है, इसकी चिंता मत करो, मैं अपने शक्तियों से थोड़ी सी वर्षा कराने के लिए काबिल हूँ। डेनियला मुस्कुराती है और वो कहती है, बस थोड़ा और वेट करें और देखें रुपया एल्सेनेंट। फिर हम देखते हैं रुपया उठती है और कहती है, मुझे प्यास लगी है, और गिलास में पानी डाल के पीने लगती है। फिर उसकी नज़र मेज पर जाती है, वो देखती है, फिर चौंक जाती है। वो कहती है, मेरा नेकलेस, मैं कसम खाती हूँ कि मैंने सोने से पहले यहीं छोड़ दिया था। और वो मेज के अंदर देखती है, चादर हटा के देखती है, फिर नीचे देखती है। फिर वो कहती है, वो कहाँ चला गया? आखिर ये सब कैसे हुआ? फिर उसे खिड़की के बाहर एक रोशनी दिखाई देती है। वो कहती है, ये कौन है इसके साथ? लगता है इसका नौकर है। वो कहती है, डेनियला, इस समय वह यहाँ क्या कर रही होंगी? मैंने सोचा था कि कठपुतलिया ही इस महल में एकमात्र सेवक है। शायद एल्क ने उसके लिए कुछ खास व्यवस्था की है। फिर एरिल रुपया को देखती है और कहती है, मुझे लगता है कि मुझे देख लिया गया है। और वह रुपया को उसका नेकलेस दिखाती है। रुपया चिल्लाती, ये मेरा नेकलेस है। और वह खिड़की खोल कर कहती है, वहीं रुक जाओ, मैंने कहा रुको, यह मेरा नेकलेस है। एरिल उसे लेकर भागने लगती है। रुपया जंगले से नीचे कूद जाती है और उसके पीछे दौड़ने लगती है। कहती है, मुझे मेरा नेकलेस दो, हे, यह वापस दो। अरे, यह मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप इसे क्या करने वाले हैं? तभी उसका पैर पानी में पड़ता है। वो कहती है, हाँ, हम झील पर हैं। तभी वह एरिल को देखती है। वो कहती है, रुको, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज मुझे वापस कर दीजिए। एरिल वो नेकलेस को बाहर निकालते हैं। रुपया कहती है, अभी आप क्या कर रही हैं? और एरिल उस नेकलेस को पानी में डाल देती है। रुपया चिल्लाती है, न नहीं। फिर एरिल स्माइल कर रही होती है। रुपया सोचती है, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती। मेरी माँ का हार यहाँ पाताल लोक में सिर्फ वही चीज़ थी जो मेरे पास मेरे घर से मेरे परिवार को जोड़ती है। मुझे इसे वापस पाना है। और वो पानी में जाने लगती है। तभी एरिल बरसात शुरू कर देती है। रुपया सोचती है, मुझे इसे ढूंढना है, और वो झील के अंदर चली जाती है।